हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री कवरी में, जहाँ हम बात करते हैं इतिहास की। हालांकि इतिहास हमने खत्म कर चुका है, तो हम बात राज्य व्यवस्था की कर रहे हैं और यहाँ भारत के संविधान की हम बात कर रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने संविधान के बारे में एक बैकग्राउंड लिया था कि भाई आखिर कैसे संविधान सभा का गठन हुआ, कैसे क्या संविधान बनाया गया, इन चीजों की बात करी थी। मैंने बीच में आपको वीडियो में बोला था कि कुछ शुरुआती तौर पे बहुत सारे विधि विधान बनाए गए थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए थे। उन्हीं गवर्नमेंट एक्ट जितने भी थे ब्रिटिशर्स के, उनके कारण कहीं ना कहीं रूपरेखा में, जैसे हमने भारतीय संविधान को बनाया है, उस संविधान में वो सारे एक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनसे कुछ ना कुछ चीजों को हमने सीखा है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। और ये जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, इस इतिहास में ये बात होगी पूरी की पूरी पुराने जितने भी अधिनियम हुआ कर रहे थे जो आए थे, पुराने अधिनियमों की, है ना। अधिनियमों की मतलब कौन से अधिनियमों की? हमारे संविधान के बनने से पहले की। तो एक बार मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपको एक बार और क्लियर हो जाए सारी चीजें कि भाई देखो, अंग्रेज लोग भारत आए थे जिन्हें हमने ब्रिटिश कहा, है ना, ब्रिटिशर्स, है ना। सो ये ब्रिटिशर्स जो हुआ करते थे, ये बड़े ही मतलबी लोग हुआ करते थे। देखो यार, व्यापार करने ये लोग आए थे, लेकिन व्यापार के बाद में ये शासन करने लग गए भारत पे, है ना। और शासन कर ले तो इनके मंसूबे थोड़े से खराब हो गए। फाइनली क्या हुआ कि ब्रिटिश जब ये आए थे, इनको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था, और ये जब पैसे कमाने लग गए शासन के तौर पे, इन्हें राजस्व की बहुत ज्यादा प्राप्ति होने लग गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या ही हुआ है कि भैया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उधर की हुआ करती थी ब्रिटेन की, उनने कहा कि भैया इन पे कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, इन पे हमें पाबंदियां लगा के रखनी पड़ेगी, इनको देख के रखना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो ऐसी कंडीशन में फिर अलग अलग कानून आने लग गए। इन कानूनों की बात करें हम तो सबसे पहले 1773 से इनकी शुरुआत होती है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेटिंग, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट इसको कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद देखो यार, शुरुआती तौर पे ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये चार्टर के तौर पे आई थी। चार्टर मतलब हुआ करता था एक अनुबंध। क्या कहलाता है? अनुबंध कहलाता है। ये अनुबंध किस किस के बीच में था? ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ करता था। 20 सालों के लिए, कितने सालों के लिए? 20 वर्षों के लिए इनको एकाधिकार प्राप्त हो गया था व्यापार करने का, और यही रिन्यू होते रहते थे, ठीक है। सो ऐसा ही कॉन्सेप्ट चलता था हर 20-20 वर्षों में। लगभग 1793 में फिर दोबारा आना चाहिए, फिर 1813 में आना चाहिए, 1833 में, 1853 में। लेकिन यहाँ हमने कुछ तूफानी कर दिया, है ना। 1858 में 1857 की हमने क्रांति करी, और उस क्रांति के फलस्वरूप कुछ नए चेंजेस आने चालू हो गए। तो यहाँ पे ये सारे के सारे कंपनी के लिए आए गए एक्ट थे, और इसके बाद चेंजेस हो जाते हैं। तो 1858 में आनन फानन में एक नया चेंज लेके कानून बनाया जाता है। फिर उसको थोड़ा और संशोधित रूप में 1861 में किया जाता है, और फिर 1892 में एक दूसरा एक्ट आता है। इसके बाद फिर 1909 का एक्ट है, 1919 का एक्ट है, 1935 का एक्ट है, फाइनली 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम हमें मिलेगा। सो ये कुछ एक्ट हैं ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो। इन्हीं सबको हमें शुरू करना है यहाँ रेगुलेटिंग से। देखिए, रेगुलेटिंग में कुछ कमी थी तो 1781 में एक एक्ट आया, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1884 में आया। ये भी कुछ 2 एडिशनल एक्ट हैं जिनको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा बीच बीच में कुछ कुछ नई नई चीजें भी हुई हैं। जैसे 19 के बाद यहाँ देखें तो हम वही देखेंगे साइमन कमीशन के बारे में, नेहरू रिपोर्ट के बारे में, ये सारी चीजें जो जो भी चेंजेस आए हैं हम एक एक चीज को देखने वाले हैं। यहाँ पे 1861 के बाद 1876 में क्या हुआ था कि एक शाही पदवी दे दी गई थी, भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया था ब्रिटिश महारानी को। तो उनकी भी बात करेंगे। तो ये सारे के सारे एक्ट्स हम यहाँ इस वीडियो में देखने वाले शुरू से लेके आखिर तक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारतीय इतिहास, भारतीय संविधान के इतिहास में ये सारे एक्ट। चलिए शुरू कर लेते हैं। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया भैया? 1793 में आया। क्यों आया? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, हुआ कुछ ऐसा था कि ये लोग व्यापारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, लेकिन इन्होंने 1757 में प्लासी का युद्ध जीत के एक रूपरेखा तय कर ली, एक शुरुआत कर दी शासन व्यवस्था की। हालांकि वो इनडायरेक्टली शासन कर रहे थे, लेकिन 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, और उसके बाद से तो बंगाल पे डायरेक्ट ही शासन करने लगे कौन? अंग्रेज लोग। तो अभी तक व्यापार के लिए पैसा लाना पड़ता था ब्रिटेन से, लेकिन राजस्व के रूप में जब बंगाल पे कब्जा हुआ तो राजस्व की प्राप्ति होने लगी, और इतना पैसा जब इनके पास आया तो ये कंपनी के अफसर जो है भ्रष्ट हो गए, भ्रष्टाचारी हो गए, और पैसे को इधर उधर यूज और यूटिलाइज करने लग गए, यहाँ का वहां। अब जी घर जब जाते थे भैया ब्रिटेन में, तो इनको नवाब कहा जाने लग गया।
अचानक से इतनी संपत्ति में वृद्धि के कारण ब्रिटिश के लोग, जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे, वो भैया चौंक गए और उन्होंने पूछना चालू कर दिया किससे, ब्रिटिश सरकार से, कि भैया आखिर इनके पास ऐसा पैसा कहां से आ गया, कौन सी खाने इनके हाथ लग गई, क्या हुआ क्या है भैया, ये इतने बड़े आदमी कैसे बन गए। तो ऐसी कंडीशन में सरकार को थोड़े से इन पे एक प्रकार से पाबंदियां लगानी पड़ गई, जिसको रेगुलेशंस के द्वारा इनने स्टार्ट किया। सो सबसे पहली रेगुलेशन रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आई 1773 में। यहां भी वही चीज लिखी है, बंगाल का शासन जो है गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल उस समय कौन हो गया था 1773 में, वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। सो वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ये भैया गवर्नर जनरल थे, और इनके साथ साथ 4 सदस्यों की एक परिषद भी यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना दी गई। इस परिषद में निर्णय कैसे लेना था, बहुमत के द्वारा लेना था। अब बहुमत के द्वारा कैसे होगा, 4 ये लोग हैं और 5 वे ये हो गए, तो बहुमत क्या 3 और 2 का होगा। लेकिन समस्या ये थी कि इन 4 सदस्यों में भी अगर कोई 3 लोग एक साइड हो गए और गवर्नर और बाकी एक व्यक्ति एक साइड रहे, तो भी गवर्नर की नहीं चलने वाली, जबकि हेड तो कौन है, गवर्नर है। तो गवर्नर गुस्सा हो जाता है कि नहीं भैया यार ये तो हमारी पावर कम कर रहे हो आप, ठीक है। सो इस अधिनियम द्वारा प्रशासक मंडल ने वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लेवरिंग, मॉनसन्स, बरवेल और फिलिप फ्रांसिस को परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया। किसने किया ये शासन ने किया, ब्रिटिश शासन ने, ठीक है। इन सभी का कार्यकाल कितना, 5 वर्ष का रखा। किसका, सभी का, सभी मतलब चाहे वो जनरल हो, गवर्नर जनरल या परिषद हो, ठीक है। निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था बीच में, 5 वर्ष के पहले। ये एक पूरा पैटर्न बनाया था। इसके अलावा क्या क्या हुआ, मद्रास जो है वो, मद्रास मतलब चेन्नई, आज का तमिलनाडु वाला इलाका जो है, बंबई वाला जो इलाका है, प्रेसिडेंसी हुआ करती थी उस समय की, बंगाल, मद्रास और बंबई। सो ये जो बंगाल मतलब मद्रास और बंबई है, इन प्रेसिडेंसियों को मीन बंगाल प्रेसिडेंसी के नीचे कर दिया, अधीन कर दिया, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी कौन सी हो गई, बंगाल प्रेसिडेंसी हो गई, और वहीं का जो हेड हुआ करता था गवर्नर, उसको गवर्नर जनरल बोलने लग गए, ठीक है। इसके अलावा बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया, मतलब मेन बना दिया। आप समझ पा रहे। इस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को कहा जाता है। और लोग सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। कौन, ये सभी बाकी के लोग जो है संयुक्त रूप से सत्ता का उपयोग करते थे। रेगुलेटिंग एक्ट की दूसरी खासियत यह है कि इसमें परिषद जो है गवर्नर जनरल को भारतीय प्रशासन के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर देती है, कि भैया आप भारत में जो भी शासन है उसके लिए आप कानून बना सकते हो, लेकिन कानूनों को लागू करने से पहले निदेशक बोर्ड की अनुमति आपको प्राप्त करनी होगी। अभी तक तो आप बिना मौज मस्ती अपने हिसाब से कर रहे थे, लेकिन आपने कहा नहीं, अब निदेशक बोर्ड से पहले परमिशन लो, बना लो, कानून बना लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लागू जब करना होगा पहले हमसे पूछ लो कि क्या इसमें चेंजेस तो नहीं है, कैसे करना है, ज्यादा बढ़ाना तो नहीं है, कम तो नहीं करना, सारी चीजें। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम न्याय व्यवस्था पढ़ते हैं अपना, है ना, सो न्यायपालिका में सबसे पहली चीज यही थी कि भारत का जो पहला उच्चतम न्यायालय है वो किस अधिनियम के तहत, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में स्टैब्लिश करा गया था। हालांकि बन तो 1774 में पाया था, और वो कहाँ खुला था, बंगाल में खुल गया था, ठीक है भाई साहब। कोई दिक्कत परेशानी, तो यही उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें एक है ना, मुख्य न्यायाधीश कितने, एक ही होता है भाई हमेशा, और 3 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे, जिसमें सर एलिजा एम्पे, क्या, सर एलिजा एम्पे, ये मुख्य न्यायाधीश हुआ कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है भैया। इसके अलावा न्यायालय को दीवानी और फौजदारी, साथ ही साथ जल सेना और धार्मिक मामलों में जो भी विवाद होंगे उनके निपटारे का व्यापक अधिकार दे दिया गया था। न्यायालय को यह भी अधिकार था कि वह कंपनी तथा सम्राट की सेवा में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध मामले की सुनवाई कर सकते थे। इतनी तक पावर दे दी थी कि भैया अगर सम्राट के खिलाफ कोई काम कर रहा है तो उसके इस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सीधा आपको क्या करना होगा, इंग्लैंड में जो प्रीवी काउंसिल्स है उसमें ही अपील कर सकते हो। अभी आज के समय में क्या है भाई साहब, अपने यहाँ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, सबॉर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाओगे, और सुप्रीम कोर्ट के बाद फाइनली एक बार राष्ट्रपति से आप गुहार कर सकते हो किसी मामले में, अगर वो फांसी आसी और इन टाइप की चीजें हैं। अपन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले क्या था, चूंकि अब हम किसके, हम सबॉर्डिनेट ही तो होगा एक प्रकार से, किसके, ब्रिटेन के। सो ब्रिटेन में ही जाके प्रीवी काउंसिल में आप अपील कर सकते थे और कहीं नहीं कर सकते थे। तो ये एक समस्या का विषय हो गया था। हालांकि इन सारी कमियों को भी दूर करने की गुंजाइश है, अभी करेंगे कमी, ठीक है। संचालक मंडल का कार्यकाल कितना कर दिया गया, 4 वर्ष का कर दिया गया था, और 500 पौंड उस समय जो अंशधारी हुआ करते थे वो 500 पौंड वाले होते थे, उसको बढ़ा के 1000 पौंड का कर दिया गया, ठीक है। सो इसके बाद 1773 के एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों में ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप क्या हो गया, स्टार्ट हो गया।
क्योंकि भाई जरूरी भी है ना यार। अब ये लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भारत जैसे बड़े जगह पे, सोचो उस समय का बंगाल ना ब्रिटेन से बड़ा था। अब ब्रिटेन से बड़ा था तो वहां की इनकम जो रेवेन्यू जनरेट हो रही थी तो वो भी बहुत ज्यादा हो रही थी। अब कल के दिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले मान लो पैसा ऐसा खूब आ गया और कल के दिन ब्रिटेन पे ही कब्जा करना चालू कर दिया तो क्या कर लेंगे। तो इनने कहा नहीं भैया इनको काबू में रखना जरूरी है, ठीक है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट था और ब्रिटिश संसद ने ये शुरुआत कर दी कि से रेगुलेटिंग एक्ट से 1773 में, ठीक है। अच्छा, कुछ कमियां थी, हमें समझ में आ गई कुछ कुछ कमियां। तो इन कमियों को दूर करने के लिए 1781 में संशोधित अधिनियम भी लाया गया। क्या? संशोधित अधिनियम भी लाया गया। इस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता की जो सरकार है उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया। अभी तक क्या हुआ कर रहा था कि बंगाल में कलकत्ता मतलब कलकत्ता ही चल रहा था, आस पड़ोस नहीं चल रहा था। अब इनने बढ़ा के क्या कर दिया, बिहार और उड़ीसा, वो भी बंगाल की टेरिटरी के अंदर आता था उस समय तक, ठीक है। चलिए, इस अधिनियम के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि भाई कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकते। अभी तक पिछले में क्या था कि अगर मान लो ब्रिटिश सरकार या शासन या राजा के खिलाफ आपने कुछ गलत बोल दिया या कुछ तो भी कर दिया, चाहे कंपनी का ही व्यक्ति क्यों ना हो, उस पर भी आप कार्रवाई कर सकते थे उच्च न्यायालय में। उन्होंने कहा नहीं भैया ये नहीं करवाओ, समस्या हो जाएगी, ठीक है। सो इसको रोक दिया गया और उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से कर दिया। मतलब हैसियत से दे दिया, किसको क्या दे दिया कि सरकारी अधिकारी क्या कर सकता है यहाँ पे वो कर सकता है, बस ब्रिटिश अधिकारी कर्मचारियों को नहीं कर सकते। कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करने के समय भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भैया समझ रहे हो ना, क्रांति के बाद माहौल गड़बड़ भी चल रहा है, ऐसी बात तो है नहीं, है ना। अभी क्रांति होगी और भंवर क्रांति होगी, ठीक है, जब ये हस्तक्षेप करना ज्यादा चालू कर देंगे। तो शुरुआत में तो कोशिश यही करी गई थी। फिर पिट्स उस समय के शासक थे, तो पिट्स ने क्या किया, इंडिया अधिनियम बनाया। 1784 की बात है ये, 1784 लिखा है ना, अगर आपको नहीं समझ में आए तो 1784। इस अधिनियम को कंपनी पर आधिकारिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए तथा भारत में कंपनी की जो साख थी वो गिरने लग गई थी, तो उसको बचाने के उद्देश्य से इसका पारित करना बहुत जरूरी था। अब भैया क्या है इसके अंदर, भारत में गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसकी संख्या 4 से कम करके कितनी कर दी, 3 कर दी। क्यों कर दी भाई? क्योंकि ये 4 लोग होते थे और बहुमत का माहौल था, तो भाई अगर 4 में से 3 लोग परिषद के भी अगर बहुमत वाले हैं ना, तो फिर गवर्नर जनरल की भी नहीं चल रही है। तो ये समस्या का वैसा होगा, इसलिए इनको 3 कर दिया गया, 4 की जगह परिषद के लोगों को। और परिषद को क्या है, युद्ध हो, संधि हो, राजस्व, सैन्य शक्ति, देसी रियासतों के जो सारे के सारे कोई भी नियम कायदे कानून है या उससे संबंधित कोई भी चीजें बनानी है, सो उसके अधीक्षण की भी शक्ति प्रदान कर दी गई। कंपनी के भारतीय अधिकृत प्रदेश, जो कंपनी के अंदर आते थे भारतीय प्रदेश, उसको पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लेना भैया। यहाँ पे 1784 में जो कंपनी ने अधीन क्षेत्र कर लिए थे उनको ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिश राजा क्या कह रहे हैं कि वो क्षेत्र किसके हैं, ब्रिटिश अधीन क्षेत्र है, ब्रिटिश के अधीन क्षेत्र, भारत वाले क्षेत्र। तो इतने भैया काबू करने की या नियंत्रण करने की या शासन करने की योजना तो यहाँ से समझ में आ ही रही है कि बना ली है। गवर्नर जनरल को देसी राजाओं से युद्ध तथा संधि से पूर्व कंपनी के संचालकों से स्वीकृति लेना भी आवश्यक कर दिया गया था कि भैया आप किसी देसी राजे रजवाड़े से लड़ाई झगड़ा करोगे या संधि करोगे, युद्ध करोगे, तो ऐसी कंडीशन में पूछ तो लो, एटलीस्ट करना तो तुम्हें अपने हिसाब से ही है, लेकिन फिर भी पूछ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा चौथा जो यहाँ इंपॉर्टेंट फीचर था वो ये था कि इंग्लैंड में 6 आयुक्त, जिनको कमिश्नर कहा जाता है, कि एक नियंत्रक बोर्ड की भी स्थापना कर दी गई। किसकी? नियंत्रक बोर्ड की स्थापना कर दी गई, जिसे भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्रों पर पूरा अधिकार दिया गया। किनको? इसी नियंत्रक बोर्ड को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनको कहते हैं। सो इनको, ये कितने थे, 6 हुआ कर रहे थे, वो परिषद अलग थी, ये एक और बना दी, इसके ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो 6 लोग हैं, ये क्या करेंगे, ये सारे मामले देखेंगे भारतीय क्षेत्र में, जो भी ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र है, ब्रिटिश द्वारा भारतीय क्षेत्र को अधिकृत किया गया है उसका। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना गया, ठीक है। इसके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? सम्राट के द्वारा, ब्रिटिश सम्राट के द्वारा की जाती थी। 6 सदस्यों में से एक ब्रिटेन का अर्थ मंत्री, दूसरा विदेश सचिव, 4 अन्य सम्राट द्वारा जो उनकी प्रीवी काउंसिल हुआ करती थी उनके सदस्यों को चुना जाता था, ठीक है। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कंपनी ने भारत सरकार के नाम से आदेशों और निर्देशों को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार भी प्रदान कर दिया। किसको? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। चलिए, इसके बाद
प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर क्या कर दी गई, 3 कर दी गई। प्रांतीय शासन के केंद्रीय आदेशों का अनुपालन करना आवश्यक कर दिया गया और बंबई और मद्रास के गवर्नर पहले जैसे गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। ठीक है दोनों। चले, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिया गया कि भैया आप भ्रष्टाचारी नहीं करोगे, आप कोई उपहार नहीं लोगे। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के मामले में सुनवाई के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की भी स्थापना कर दी गई। इसी के तहत फिर भैया 1785 में वॉरेन हेस्टिंग्स पे अभियोजन लगाया जाता है कि भैया आपने बहुत भ्रष्टाचार किया, सब कुछ किया, ऐसी कंडीशन। बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, क्या ही करना है। चाय और अफीम, ये चाय और अफीम प्रमुख व्यापार किया करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। सो चाय और अफीम के व्यापारिक एकाधिकार जो उनको था उसको बस बनाए रखा, उसके अलावा बाकी के सारे एकाधिकार जो है समाप्त कर दिए गए। ठीक है, पिट्स इंडिया अधिनियम के अंतर्गत। इसके बाद फिर भैया 1793 में फिर एक चार्टर आता है। इस चार्टर में कंपनी मतलब किसकी बात चल रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बात चल रही है। यहाँ पे कंपनी के कार्यों और संगठनों में सुधार के लिए यह चार्टर पारित कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था भैया? इस चार्टर की प्रमुख विशेषताओं में अगर हम बात करें तो पूर्व के अधिनियमों के सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल तो किया ही गया था। इसमें जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या है, वो ये है कि अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। जो कंपनी के अधिकार थे, जो एकाधिकार था, उसको 20 वर्षों के लिए अगेन बढ़ा दिया गया। शासकों के व्यक्तिगत नियमों के स्थान पर ब्रिटिश भारत में लिखित विधि विधानों द्वारा प्रशासन की आधारशिला रखी गई कि अब भैया लिखित में होंगी सारी चीजें। ये शासक जो राजे महाराजे हैं ये क्या करते थे, ये तो बात लोग होते थे ना कि बोल दिया तो बात ही खत्म, है ना। इन लिखित विधियों एवं नियमों की व्याख्या न्यायालय द्वारा किया जाना था। ठीक है, गवर्नर जनरल एवं गवर्नरों की परिषदों की सदस्यता की योग्यता के लिए सदस्य को कम से कम 12 वर्षों तक भारत में रहने का अनुभव होना आवश्यक था। किस जगह? गवर्नर जनरल की, चाहे वो परिषद हो या चाहे बाकी के गवर्नर की परिषद हो, उसके लिए आपको एटलीस्ट 12 सालों को भारत में रहने का अनुभव होगा, तभी हम उसमें रखेंगे। ठीक है, नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन भी भारतीय कोष से अब दिया जाने लग गया। पैसा आने लगा भवर, तो हम काहे को ब्रिटेन से पैसा खर्च करें, किसको देंगे? भारत से जो पैसा आ रहा वही देंगे, क्योंकि तुम्हारे लिए ही तो रखा है ना। ये बड़ी समस्या है। फिर क्या हुआ भैया, 1813 का चार्टर आया। इस चार्टर में क्या हुआ, कंपनी का जो एकाधिकार था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग, लॉर्ड वेलेजली की भारत में आक्रामक नीति तथा कंपनी की शोचनीय आर्थिक स्थिति के कारण 1813 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। और इसके प्रमुख प्रावधान कौन कौन से थे, वो ये थे कि कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और बस चीन से वो व्यापार कर सकता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और चाय के व्यापार पर भी अभी एकाधिकार इनका बचा था, बाकी सारे के सारे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति भी दी गई थी इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा भारतीयों की शिक्षा के लिए सरकार को प्रतिवर्ष सरकार को 1 लाख रुपए खर्च करने के निर्देश भी दिए गए थे उस समय के। ठीक है, कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों और राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार भी दे दिया गया था। साथ ही साथ नियंत्रण बोर्ड की शक्ति को परिभाषित किया गया और उसका विस्तार भी कर दिया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में 1813 का चार्टर अधिनियम। इसके बाद भी 20 साल बाद 1833 में फिर एक चार्टर अधिनियम आता है और इस 1813 के अधिनियम के बाद भारत में कंपनी के साम्राज्य की काफी वृद्धि हो चुकी थी। अभी तक बहुत ज्यादा वृद्धि कर चुके थे साम्राज्य। क्यों कर चुके थे, कैसे कर चुके थे, हमने इतिहास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य भारत, पंजाब, सिंध, ग्वालियर, इंदौर, इन पर भी अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। इसी प्रभुत्व को स्थायित्व प्रदान करने के लिए 1833 का चार्टर अधिनियम पेश किया गया और इसमें बहुत अलग अलग प्रावधान थे। क्या क्या प्रावधान थे भैया? सो कंपनी चाय और चीन का जो है व्यापार, जिसका एकाधिकार पिछले वाले चार्टर में दिया गया था, उसको भी अब क्या कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया। बोले नहीं भैया, अब तुम्हारा कोई मतलब है नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पे प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था ईस्ट इंडिया कंपनी को बना दिया। किसके लिए? भारत के लिए। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। अभी ये बंगाल का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लग गया। और यहाँ पे विलियम बेंटिक का नाम आपने सुना होगा, ये भारत के पहले गवर्नर जनरल कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत के प्रदेशों पर कंपनी के सैनिक और असैनिक शासन के निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार भारत के गवर्नर जनरल को
दे दिया गया। कौन सा वाला? जिस पे कंपनी का शासन है वो वाले क्षेत्र को। भारत के गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा जो भी कानून पारित की जाएंगे उनको अधिनियम की संज्ञा भी दी जानी अब मान ली गई कि हाँ भैया ठीक है, स्वीकृति है। विधि के संहिताकरण, विधि मतलब कानून की संहिता बनाने के लिए आयोग का एक गठन भी किया गया। यहाँ पे किस प्रकार के कानून होंगे, हिंदू कानून अलग चल रहे हैं, इस्लामिक कानून अलग चल रहे हैं, तो भैया अब भारत में ब्रिटिश लोग जो हैं वो न्याय करने वाले हैं, शासन करने वाले, तो उनके हिसाब से क्या कमी ज्यादा ना हो जाए, इसलिए विधि आयोग के हिसाब से यहाँ पे संहिताकरण की भी आयोग बनाया गया। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी भी घोषित कर दिया गया था। इसके फलस्वरूप 1843 में भारत में दास प्रथा की समाप्ति की घोषणा भी कर दी गई। कब? 1843 में। भाई 1829 में हमने सती प्रथा खत्म कर दी थी, है ना, याद रखना। 1859 की बात है, उसमें हमने बाल विवाह भी खत्म कर दिया था और 1843 में दास प्रथा भी खत्म कर दी थी। इस अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीय को, किसी भी भारतीय जो कंपनी के प्रदेश के अंदर रह रहा है भारतीय व्यक्ति, उसको केवल धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कंपनी ने किसी पद से जिसके लिए वह योग्य है वंचित नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी श्योरिटी दे दी कि भारतीय व्यक्ति को भी क्या करेगी, कंपनी पद पे रखेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था, है ना, बिल्कुल नहीं हो रहा था, बस बोल दिया इन्होंने। सपरिषद, गवर्नर जनरल को ही संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया और मद्रास और बंबई की परिषदों के कानून बनाने का अधिकार समाप्त कर दिया गया, उनको खत्म ही कर दिया। पूरा गवर्नर जनरल, जो भारत का गवर्नर जनरल है, वही सारे अधिकार बनाएगा, बात ही खत्म। इस अधिनियम द्वारा भारत में केंद्रीयकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, केंद्रीयकरण की शुरुआत जो है भारत में ब्रिटिश शासन की, वो किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है, इसके द्वारा भारत में केंद्रीयकरण, क्योंकि अब एक केंद्रीय सत्ता हो गई। कौन? बंगाल का जो गवर्नर है वही भारत का गवर्नर जनरल है, बाकी चाहे मद्रास हो चाहे बंबई हो, कोई भी प्रेसिडेंसी हो, वहां के सारे शासन किसके अधीन है? अब केवल बंगाल के, या जिसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जा रहा है। सो केंद्रीयकरण का प्रारंभ इसी 1833 के चार्टर अधिनियम से हुआ, यह माना जाता है, जिसका सबसे प्रबल प्रमाण विधियों को संहिताबद्ध करने, जो कानून थे भैया, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम कानून हो, सभी के सभी कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए आयोग का गठन करना था। और इस आयोग के पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया? मैकाले को। लॉर्ड मैकाले इनको कहा जाता है। इन मैकाले ने बहुत सारे चेंजेस करे हैं जिसको हमने इतिहास में पढ़ा हुआ। 1853, 20 साल बाद फिर से एक चार्टर आया। इस 1853 का जो चार्टर है ये राजपत्र भारतीय शासन के इतिहास में अंतिम चार्टर एक्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि उसके बाद कंपनी का शासन ही खत्म करके ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया, है ना। सो यह अधिनियम भारतीयों की ओर से कंपनी के शासन की समाप्ति की मांग तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी की हमने बात करी हुई थी कि भैया 1848 से 1856 तक का इनका शासन रहा है लॉर्ड डलहौजी का भारत में। सो इनकी रिपोर्ट पर आधारित ये सारी चीजें थी, ठीक है। इसकी क्या क्या विशेषताएं थी? ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को, कंपनी के शासन को खत्म तो करना ही था। लॉर्ड डलहौजी ने वो रिपोर्ट पेश करी दी थी, तो भैया लॉर्ड डलहौजी ने जो रिपोर्ट पेश करी उसके हिसाब से ब्रिटिश संसद को यह अधिकार दे दिया कि किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाएगा। कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया यहाँ पे। इसके अलावा बंगाल के लिए पृथक गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के उपाध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक किया गया। देखो, विधायी कार्य विधि विधान बनाना अलग चीज है और प्रशासनिक कार्य बिल्कुल अलग है, उनको पृथक करने की भी व्यवस्था कर दी गई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी। निर्देशक मंडल में सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अब कंपनी में कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। यही तो भाई यूपीएससी आएगा सारी चीजें, ठीक है। चलिए, भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। इंग्लैंड में एक विधि आयोग बन रहा था, ठीक है। अब भैया हुआ क्या कि इसके बाद 1853 के बाद हम बहुत परेशान हो चुके थे। 1857 की क्रांति हमने कर दी, और इस क्रांति के कारण क्या है, आनन फानन में बड़ी घबराहट के साथ कुछ हमें नए नए कानून बनाने पड़े। तो सबसे पहले तो भैया ये क्रांति हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के कारण, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही खत्म कर दिया गया,
इसकी जगह कुछ नया कानून लाया गया। तो भैया क्या हुआ, क्राउन के शासन, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह सीधा ब्रिटिश क्राउन जो है अब वो शासन करेगा, वही रूल करने वाला। ठीक है, सो क्राउन के शासन काल में बहुत सारे अलग अलग विकास हुए हैं संविधान के, या फिर नए नए कानून आए हैं। तो क्या क्या है उस पर हम डिस्कस कर ले। चलिए, सबसे पहले 1858 का अधिनियम। 1858 का अधिनियम क्या है कि 1853 में जो चार्टर दिया गया था कंपनी के शासन के लिए, चूंकि किसी निश्चित अवधि के लिए प्राधिकृत उसमें नहीं किया गया था। इस बार इसमें 20 साल का नहीं निश्चित अवधि करी गई थी, इसको अनिश्चित काल के लिए ही कहा था। सो इसमें कोई टाइम नहीं दिया गया था, इसीलिए किसी भी समय सत्ता का हस्तांतरण किया जा सकता था। किसमें? ब्रिटिश क्राउन को संसद के द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता था। 1857 के गदर मतलब क्रांति की बात चल रही है, ने शासन की असंतोषजनक नीतियों को और ज्यादा उजागर कर दिया, जिससे संसद को कंपनी को पदच्युत करने का दबाव बन गया। भाई उनको हटाने की जरूरत पड़ गई, उन्हीं के कारण तो क्रांति हो रही है भाई साहब। सो ऐसी कंडीशन में उन्हें बहाना भी मिल गया, हटाना तो था ही। सो बहाने मौके पे चौका मार दिया। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश संसद ने कई अधिनियम भी पारित किए जो भारतीय प्रशासन का आधार बने। 1858 के अधिनियम के प्रमुख जो प्रावधान है क्या क्या है, वो ये है कि भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करके शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद को सौंप दिया गया। ठीक है भैया, अब भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से राज्य सचिव, यहाँ पे एक नया पद बनाया गया जिसे राज्य सचिव किया गया, और वो भारत का प्रशासन देखता था, हेड हुआ करता था, और वो वहां ब्रिटेन में ही समझता था सारी चीजें। ठीक है, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्य 15 लोग थे, भारत परिषद का गठन किया गया। राज्य सचिव, उसके लिए 15 सदस्यों का एक परिषद, वो पूरा का पूरा साम्राज्य चलाएगा। ठीक है, अब भारत के शासन से संबंधित सभी कानूनों और कार्यवाहियों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई, और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया। सो भैया कौन बना? क्राउन का प्रतिनिधि उसको बोल दिया गया, और भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए उसे बाध्य कर दिया गया। अब अपनी मर्जी से आप काम नहीं कर सकते, आपको किसके हिसाब से काम करना पड़ेगा? भारत सचिव जो बोलेगा वही करोगे आप, इसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, आप क्राउन के प्रतिनिधि हो, बहुत अच्छी बात है, आपको करना वही पड़ेगा जो सचिव बोलेगा। ठीक है, और सचिव के लिए 15 लोगों की परिषद बना दी, तो बहुत अच्छा। भारत मंत्री को वायसराय से गुप्त पत्र व्यवहार तथा ब्रिटिश संसद में प्रतिवर्ष भारतीय बजट को पेश करने का अधिकार दिया गया। बजट को पेश करने का अधिकार भी दिया गया। कंपनी की सेवा को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया। जो भी कंपनी के सेवा हुआ करती थी, कंपनी के सेवक हुआ करते थे, उन्हें सीधा ब्रिटिश शासन करना। इस प्रकार भारत का प्रथम वायसराय कौन बन गया? लॉर्ड कैनिंग बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है सीधा सीधा कि पहला वायसराय कौन था। ठीक है, 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया हुआ कर रही थी उस समय, भारत के संबंध में एक महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा की। इस घोषणा की कुछ बातें जो हैं वो क्या है? वो ये है कि भारतीय प्रजा को साम्राज्य के अन्य भागों में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। साम्राज्य ने कहा कि सब बराबर है भैया, कोई छोटा बड़ा है नहीं, तुम भारतीय हो, काले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो बराबर मानना है तुमको भी। कैसे मानना है? जैसे बाकी की प्रजा है वैसे ही तुम लोग। ठीक है, ब्रिटिश लोगों के साथ लोक सेवाओं में अपनी शिक्षा, योग्यता और विश्वसनीयता के आधार पर स्वतंत्र और निष्पक्ष भर्ती में भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना? लेकिन कर तो रही थे हालांकि। ठीक है, भारत के लोगों के भौतिक और नैतिक उन्नति के प्रयास भी किए जाएंगे, इसीलिए फिर बहुत सारे चेंजेस होना स्टार्ट हुए। इसके बाद भैया 1861 में, 3 साल बाद ही नई चीज लानी थी, क्योंकि वो तो आनंद फानंद में लेके आए थे 58 में, अब थोड़े से सोच विचार के नया लेके आए। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम कहलाता है। भारत के संवैधानिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है और युगांतरकारी है। क्यों है? क्योंकि यह 2 कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो कि इसने गवर्नर जनरल को अपनी विस्तारित परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को भी अब नामजद करने की, मतलब उसमें हम अपने लोग, भारतीय लोगों को भी रख सकते हैं, किसमें? गवर्नर जनरल की परिषद। ठीक है, विधायी कार्य से संबंध करने का अधिकार भी दे दिया। दूसरा ये है कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया। विधायी शक्तियां जो थी वो नीचे के रूप में बांट दी गई। ठीक है, सो विकेंद्रीकरण मतलब बंबई और मद्रास की सरकारों को भी विधायी शक्ति प्रदान कर दी गई। इस अधिनियम की अन्य महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो ये है कि गवर्नर जनरल की विधान परिषद की संख्या में वृद्धि करके अब इस परिषद में कम से कम 6 और ज्यादा से ज्यादा 12 सदस्य होंगे। किसमें? गवर्नर जनरल की परिषद में। ठीक है, कम से कम आधे सदस्यों को गैर सरकारी होना जरूरी था। सरकारी मतलब जो डायरेक्ट चुने जाएंगे, गैर सरकारी जो इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने जाने। ठीक है, सो गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांतों के निर्माण का तथा नवनिर्मित प्रांत में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार भी दे दिया गया। किसमें? इसी 1861 के अधिनियम में। चले, इसके अलावा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
है ना। सो क्या है अध्यादेश हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में, या हम पूरा पढ़ेंगे 5वें भाग में एक एक चीज को हम पढ़ने वाले हैं। ऑर्डिनेंस कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। अधिकार दे दिया गया 1865 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रेसिडेंशियों और प्रांतों की सीमाओं को उद्घोषणा द्वारा नियत करने, मतलब बताने के बारे में कि कितना क्या है, या उनमें परिवर्तन करने का भी अधिकार दे दिया गया। इसलिए 1869 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का भी अधिकार दिया गया। साथ ही साथ 1873 के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग करने का प्रावधान कर दिया गया। इसी के अनुसरण में 1 जनवरी 1874, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म ही कर दिया गया। ये 1 जनवरी 1874 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे ही इनको भंग कर दिया तो कुछ तो करना था, सो ये 1876 में 1876 है ये, है ना। इसको कहा जाता है शाही उपाधि अधिनियम। और इस अधिनियम के अंतर्गत क्या है, 28 अप्रैल ये डेट है 1876 को एक घोषणा की गई, जिसमें क्या है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी मतलब उसको सम्राट तो एज अ पुरुष को बोला जाता है, तो महिला को सम्राज्ञी बोला जाता है। तो भारत का हेड किसको बोल दिया गया यहाँ पे, विक्टोरिया को। और महारानी विक्टोरिया जो है भारत की साम्राज्ञी बन गई। औपचारिक रूप से भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार को अंतरण मान्य किया गया। मतलब अब भारत में नहीं है, पूरा का पूरा शासन कौन चलाएगा, वो ब्रिटिश सरकार ही चलाएगी। भारत सरकार टाइप की कोई चीज है ही नहीं। अब कौन है, ब्रिटिश हेड है, क्राउन है, वही सारी चीज। कब की बात है, 28 अप्रैल 1876 को। चलिए इसके बाद फिर भैया 1892 का अधिनियम आता है, जिसको भारत परिषद अधिनियम कहा जाता है। 1861 के अंतर्गत गैर सरकारी सदस्य हमने बात करे थे, या तो बड़े जमींदार होते थे या अवकाश प्राप्त अधिकारी ही हुआ करते थे। भारत के राज परिवारों के सदस्य हुआ करते थे। प्रतिनिधित्व की आम आकांक्षा की पुष्टि इससे हुई नहीं। भाई आम लोगों को भेजना था, लेकिन पहुंच तो अभी भी बड़े लोग ही रहे, खास लोग ही जा रहे, तो मतलब ही क्या निकला। इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भैया 1885 में, है ना, 28 दिसंबर की बात है। इसमें क्या हो गया कि भैया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस तो बनी गई थी तो उनने फिर चेंजेस की मांग करी, तो अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की जाती थी, ठीक है। यूरोपीय व्यापारियों की ओर से भी भारत सरकार को इंग्लैंड में स्थित इंडिया ऑफिस से अधिक स्वतंत्रता की मांग की जाती थी। और ये सारी चीजों के कारण जॉर्ज चिजली की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जिसके सुझावों का समावेश 1892 के अधिनियम में किया गया। क्या क्या किया गया, तो इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय, सेंट्रल और प्रोविंशियल, प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, गैर सरकारी, ठीक है। और उनके निर्वाचन का भी विशेष उल्लेख किया गया। इसके द्वारा सीमित चुनाव की व्यवस्था थी हालांकि, लेकिन भारत के मुख्य सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व यहाँ पे एक सुनिश्चित कर दिया गया कि बड़े लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह, ये जो है, ये ईसाई तो फिर बाद में ही आएंगे, ये लोग तो हैं ही। तो इन प्रमुख वर्गों को, सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व के रूप में जोड़ना अब यहाँ पे अनिवार्य कर दिया गया। 92 में और क्या चीजें हुई कि परिषद के अधिकारों में भी वृद्धि की मांग की गई। वार्षिक आय या फिर जिसको बजट कहा जाता है, उसका ब्यौरा परिषद में प्रस्तुत करना आवश्यक होता। पहले ब्रिटेन में कर रहे थे, अब यहाँ परिषद में करना भी आवश्यक हो गया। सदस्यों को कार्यपालिका के काम के बारे में प्रश्न पूछने का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले अधिकार ही नहीं था कि भैया कर क्या रहे हो आप, क्या किया, ये कैसे किया, वो किया, तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। अभी यहाँ 1892 के अधिनियम में प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इस अधिनियम द्वारा विधायिका के सदस्यों के सीमित निर्वाचन की शुरुआत हुई, तो एटलीस्ट जो आगे चल के अब फिर असीमित निर्वाचन पे पहुंचने वाले हैं। फिर भी इस अधिनियम में अनेक खामियां थी, क्या थी, जिसके कारण भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस अधिनियम की बार बार आलोचना की और यह माना गया कि स्थानीय निकायों का चुनाव मंडल बनाना एक प्रकार से इनके द्वारा मनोनीत करना ही है। विधान मंडलों की शक्तियां भी काफी सीमित हुआ करती थी। सदस्य अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार किया जा सकता था, और इसके अलावा वर्गों का प्रतिनिधित्व भी पक्षतापूर्ण हुआ करता था। तो कोशिश तो ये करी गई थी, देखे कि भाई ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन किया कुछ ऐसा है नहीं, तो लोग फिर चटकने लगे। लोग मतलब इस समय अब कांग्रेस हो चुकी थी, अब प्रतिनिधित्व आ चुका था, नेतृत्व आ चुका था, तो यही मुद्दे उठाए रहे थे, ठीक है। सो भैया इसमें क्या 1892 का जो अधिनियम था, इसके बाद की हम बात कर रहे हैं, कौन सा आया, 1909 का, जिसको मार्लेमेंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, मार्लेमेंटो सुधार भी, ठीक है। सो 1892 का अधिनियम राष्ट्रवादियों को संतुष्ट तो कर नहीं पाया था। राष्ट्रवादी मतलब कांग्रेसियों की बात कर रहे हैं, कांग्रेसियों की। साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्रवादी, अब यहाँ पे कांग्रेस की विचारधारा एक तो उदारवादी, दूसरी उग्रवादी। तो उदारवादी मतलब राष्ट्रवादी कह रहे हैं, राष्ट्रवादी दोनों है
है ना, लेकिन कुछ शांति प्रिय हैं, उदारवादी जिनको कहा जाता है, कुछ उग्रवादी हैं जो बहुत तेज चलने वाले। सो उग्रवादी नेताओं का प्रभाव यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा था, है ना। सो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड कौन थे? मार्ले। और भारत में वायसराय कौन थे? मिंटो। दोनों ही सहमत थे, क्या सहमत थे? कि कुछ सुधारों की बहुत ही आवश्यकता है, नहीं तो भैया कल के दिन कुटेंगे पिटेंगे, समस्या हो जाएगी। ठीक है। सो सर अरंडेल कमेटी के नाम से एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने रिपोर्ट पेश करी, जिसके आधार पर फरवरी 1909 में, कब की बात है? फरवरी 1909 में एक नया अधिनियम पारित किया गया, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या फिर मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि भैया यहाँ पे राज्य सचिव मार्ले थे और वायसराय मिंटो थे, तो मार्ले मिंटो। ठीक है। और इस अधिनियम के क्या क्या प्रावधान है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में सांप्रदायिकता का जनक कहलाता है ये रिफॉर्म। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया। साथ ही साथ सभी निर्वाचित सदस्य जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब समझ रहे हैं? प्रत्यक्ष रूप से हम वोट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली यहाँ पे इनको चुना जाना था। स्थानीय निकायों से निर्वाचन, जो निर्वाचित हुए हैं उनका परिषद का गठन होना था, और ये प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का चुनाव भी करती थी। कौन करती थी? यही ये स्थानीय निकाय वाले लोग। ठीक है। प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदस्यों का चुनाव करते थे। मतलब ये चलता ही जा रहा है। मतलब सबसे पहले सबसे नीचे स्थानीय हो गए, तो स्थानीय जो निकाय था ये क्या करेंगे? ये प्रांतीय निकाय के सदस्यों को चुनेंगे और प्रांतीय वाले केंद्रीय निकाय के सदस्यों को चुनेंगे। तो ये अच्छा ही हो गया ना एक प्रकार से। भाई अब इन्हीं लोगों की तो बात चल रही है, हालांकि अभी भी अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है नहीं, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट शुरुआत तो हो रही है। चलिए, पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। क्यों सांप्रदायिकता के जनक कहते हैं? इसीलिए तो कहते हैं भैया यहाँ पे मुसलमानों को प्रतिनिधित्व में विशेष रियायत दी गई और उन्हें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार भी दिया गया। भाई यहीं से तो शुरुआत हो जाती है। भारत में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कहां से हो जाती है? इसी कारण तो हो जाती है, हमने इतिहास में पढ़ा भी है कहीं ना कहीं। ठीक है। चलिए, तो सांप्रदायिकता का जनक इसको कह दिया जाता है। चौथा क्या है? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था भी करी गई, और इसमें पहले जो व्यक्ति थे भारतीय जिन्हें नियुक्त किया गया उन्हें कहा जाता है सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। विधायिका की कार्यक्षेत्र में विस्तार भी किया गया। साथ ही साथ सदस्यों को बजट प्रस्ताव करने और जनहित में सवाल पूछने का अधिकार दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। पिछली बार सवाल पूछते तो थे लेकिन ये मना कर देते थे, जवाब नहीं देते थे। अब भैया इनको पूछने का अधिकार दिया गया। इन विषयों को विधायिका के क्षेत्र से बाहर रख दिया गया था। उनमें से क्या थे? सशस्त्र सेना, विदेशी संबंध और देसी रियासतें। ये क्या है कि भैया ये विधायिका में नहीं रखा है, इनको रक्षा और बाकी के संधि वाले मैटर में विदेशी सेवा के उसमें रख दिया गया। इस अधिनियम की सबसे बड़ी कमी जो रह गई वो ये थी कि इनने सांप्रदायिक आधार पर क्या है निर्वाचन स्टार्ट करवा दिया। वो बहुत गलत किया। यहीं से तो फिर यार भेदभाव चालू हो गया ना कि आप हिंदू लोग हिंदू को वोट करेंगे, मुस्लिम लोग मुस्लिम को वोट करेंगे, तो यहाँ पे फिर खाई बढ़ने लग गई। ठीक है। सो इसके अलावा जो चुनाव पद्धति भी अपनाई गई थी वह स्पष्ट नहीं थी, अस्पष्ट हुआ कर रही थी। जनप्रतिनिधित्व प्रणाली की एक प्रकार बहुत सी कमियां हुआ कर रही थी। छानने की प्रक्रिया बन गई थी, छन्नी से छानने की प्रक्रिया। ठीक है। सो उत्तरदायित्व भी इसको नहीं दिया गया। अब चलो इसके बाद क्या होगा कि 10 साल बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1919 आएगा, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। वैसे ही जैसे मार्ले मिंटो वैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। क्यों भैया? क्योंकि मॉन्टेग्यू उस समय क्या थे? सचिव हुआ करते थे और चेम्सफोर्ड हमारे यहाँ वायसराय हुआ कर रहे थे। चलिए देख लेते हैं। 20 अगस्त 1917 तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, क्या नाम है? मॉन्टेग्यू, हाउस ऑफ कॉमन्स के एक ऐतिहासिक वक्तव्य दिया उन्होंने। वक्तव्य मतलब बतौले दे दिए और कुछ नहीं किया। हाउस ऑफ कहां पे? कॉमन्स में, जिसमें ब्रिटेन के इरादे का बयान किया गया था कि ब्रिटेन आखिर चाहता क्या है भैया, क्या ही चाहता है। तो उन्होंने बताया कि शासन की सभी शाखाओं में भारतीयों को शामिल करना है और स्वायत्त शासी संस्थाओं का क्रमिक विकास, जिससे ब्रिटिश भारत के अभिन्न अंग के रूप में क्या हो जाए? उत्तरदायी सरकार उपलब्धियां हो सके। इसी घोषणा का कार्यान्वित करने के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1918 में प्रकाशित की गई, जो 1919 के अधिनियम का आधार बना। इस एक्ट द्वारा बहुत सारे संवैधानिक प्रणाली में चेंज करी गए, जो कि क्या है? निम्न है भैया। क्या क्या है? कि केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य विधान परिषद मतलब उच्च सदन और विधानसभा निम्न सदन वाले द्विसदनीय विधानमंडल ने ले लिया। अब याद रखना,
एक ही हुआ करता था केंद्रीय विधानमंडल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव हुआ करता था, या सेंट्रल काउंसिलिंग जिसको कहा जाता, काउंसिल कहा जाता था। अब उसको दो सदनों में बांट दिया हमने, जैसे ब्रिटेन में चल रहा था उच्च सदन और निम्न सदन। अभी हम बात करेंगे इन सारी चीजों को जब पार्लियामेंट पे डिस्कस करेंगे तो। हालांकि सदस्यों को नामजद करने की कुछ यहाँ पे सख्ती बनाई रखी गई, फिर भी प्रत्येक सदन में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होना सुनिश्चित किया गया था। सदस्यों का चुनाव सीमांकित निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, प्रत्यक्ष रूप से। और कैसे किया गया कि निर्वाचन क्षेत्र नियुक्त किए गए, बनाए गए भैया कि इस जगह से ये व्यक्ति खड़ा होगा, इतने लोग वोट देंगे और बहुत सारी चीजें, इसको हम आगे चुनाव व्यवस्था के रूप में पढ़ेंगे 15वें भाग में। मताधिकार का विस्तार भी कर दिया गया। देखिए पहले भी मताधिकार जैसे हमने देखा यूरोप में मिलता नहीं था। कौन को मिलता था? जो टैक्स भरते थे उन्हीं लोगों को मिलता था। अभी इसको बढ़ा दिया गया यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए, निर्वाचक मंडल के लिए अर्हताएं जो है सांप्रदायिक समूह, निवास और संपत्ति पर आधारित हुआ करती थी। मतलब किसके लिए? उसी निर्वाचक मंडल, मतलब जिनको वोट देने के अधिकार थे, इन्हीं सारे चीजों पर डिपेंड करती थी। 8 प्रमुख प्रांत, जिनमें गवर्नर का प्रांत कहा जाता था। भाई जो प्रांत बड़े बड़े प्रांत थे उन्हें गवर्नर का प्रांत कहा जाता था। और द्वैत शासन की एक नई पद्धति को यहाँ पे इन्हें शुरू कर दिया। द्वैत शासन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है द्वैत शासन? मतलब दो शासन होंगे, एक तो केंद्र का और एक प्रांत का। सो द्वैत शासन प्रणाली उसको कहा जाता है, जिसको क्या किया गया कि अलग अलग सूचियों में विभक्त कर दिया गया। प्रांतीय सूची के विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, एक तो सुरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ये इंपॉर्टेंट है भाई। क्या है ये? सुरक्षित सूची के विषय में गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में ही हुआ करते थे, जो भी सुरक्षित हुआ करती थी, ठीक है। जिसमें केवल और केवल गवर्नर ही कोई ना कोई कानूनी अधिकार बना सकता था, ठीक है। वह इन विभागों को अपने कार्यकारिणी की सहायता से ही देखता था। हस्तांतरित विषय जो हुआ करते थे वो भारतीय मंत्रियों के अधिकार में हुआ करते थे, जिनकी नियुक्ति भारतीय सदस्यों में से होती थी। अधिनियम के प्रारंभ के 10 वर्षों के बाद द्वैत शासन प्रणाली और संवैधानिक सुधारों के व्यवहारिक रूप की जांच के लिए उत्तरदायी सरकार की प्रगति से संबंधित मामलों पर सिफारिश करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा फिर से एक आयोग का गठन किया गया, जिसको आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। इस प्रावधान के अनुसार 1927 में जो आयोग बना वो क्या था? साइमन आयोग, जिसको कहा जाता है साइमन गोबैक्स, ठीक है, वही आयोग बनाया गया। तो भैया 1919 के अधिनियम में खामियां बहुत सारी थी, इससे जिम्मेदार सरकार की मांग को पूरा नहीं किया। इसके अलावा प्रांतीय विधानमंडल गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बगैर अनेक विषयों में विधेयक बहस ही नहीं करते थे, पास कर देते थे, ठीक है। सिद्धांतिक रूप से केंद्रीय विधानमंडल संपूर्ण क्षेत्र में कानून बनाने के लिए सर्वोच्च तथा सक्षम बना रहा। कौन बना रहा? केंद्रीय विधान। भाई फिर प्रांतीय बनाए काय को, जब इनमें शक्ति नहीं दिया आपने, तो यही बने रहे तो क्या ही मतलब निकला इसका, ठीक है। सो केंद्र और प्रांतों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा हुआ था, उसके बावजूद भी ब्रिटिश भारत का संविधान एकात्मक राज्य का संविधान ही बना रहा। एकात्मक समझ रहे हैं? देखो द्वैत शासन की बात करी थी, लेकिन एकात्मक मतलब क्या हुआ कि केंद्र के पास ही सारी शक्ति है, तो फिर दी काय को प्रांतों को शक्ति, समझ रहे हो? तो यही एकात्मक राज्य का संविधान बना रहा। इन्हीं कमी के कारण प्रांतों में जो द्वैत शासन था वो पूरी तरह विफल हो गया। गवर्नर का पूर्ण वर्चस्व कायम रहा। तो हमने तो जो परिषद बनाई थी, जो बेचारे भारतीय सदस्य हुआ करते थे, उनको कुछ अधिकार दिए थे, भारतीय मंत्री दिए थे, क्या हुआ उनका? तो कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए तो ये असफल रह गया, है ना। वित्तीय शक्ति के अभाव में भी मंत्री अपनी नीतियों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं कर पाए। मतलब पैसा ही नहीं है तो आप क्या ही कर लोगे? भाई आपको रोड बनाना है, पैसा ही नहीं है। आपको पानी की व्यवस्था करानी, पैसा ही नहीं है, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा मंत्री विधानमंडल के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार भी नहीं थे। आज के समय में संसद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है ना। चलिए भाई, वस्तुतः मंत्रियों को दो मालिकों को खुश रखना पड़ता था। एक कौन कौन सा? एक तो विधान परिषद को और दूसरा गवर्नर जनरल को। तो यहाँ पे बड़ी समस्या का विषय हो जाता था, है ना। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके बाद हुआ क्या कि भैया साइमन कमीशन का गठन किया गया था। बिल्कुल, तो साइमन कमीशन आया 1919 का जो अधिनियम था उसकी धारा 84 के अनुसार जॉन साइमन इनका पूरा नाम था। इनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य था ही नहीं। अब जब भारतीय सदस्य नहीं है तो लोग तो चटकेंगे कि तुम भारत में आ रहे हो, भारत के विधि विधान देखने आ रहे हो, भारत में चेंजेस के लिए, लेकिन सुनोगे तो भारतीयों की, और तुम्हारे पास कोई व्यक्ति है ही नहीं, कैसे सुनोगे भाई साहब? हमें कोई तो सदस्य चाहिए भारतीय। अब यहाँ पे हालांकि ना कांग्रेस से लिया ना मुस्लिम लीग से लिया, कहीं से कोई भारतीय नहीं लिया, तो सब चटक गए, है ना। तो वही चीज थी, अतः भारतीयों द्वारा इसका विरोध करना लाजमी है ना। और आयोग की रिपोर्ट में फिर अब आनंद फानंद में रिपोर्ट पेश कर दी, अपने आप में माना तो था ही नहीं, भगा दिया गया था। साइमन कमीशन द्वारा डोमेनियन दर्जे
भारत ने कहा था कि हमें डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दो। डोमिनियन स्टेट मतलब क्या है कि शासन हम ही करेंगे, हेड आप ही रहोगे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम लोग शासन करेंगे। तो उस दर्जे की मांग को भी ठुकरा दिया गया। इसके बाद कांग्रेस ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में फिर तेजी से पूर्ण स्वराज बोले, अब डोमिनियन नहीं, अब पूरा ही स्वराज चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए, ना तुम रहोगे ना कोई रहेगा, पूरा हमें भारत अकेला अपना ही चाहिए, किसी का नहीं चाहिए। ठीक है, सो पूर्ण स्वराज की मांग कर दी 1829 में। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928 की बात है भैया। कांग्रेस पार्टी में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्कनहेड की इस चुनौती को स्वीकार कर दिया, क्योंकि भैया लोग तेज तो बोल देते कि हैं भैया इतना ही आसान है संविधान बनाना, तो बना लो। अब ये तो चुनौती की बात हो गई, अंग्रेज व्यक्ति हमसे कह रहा भारतीयों से कि भैया है बना पाओ तो बना लो, तो लोग चटक गए, उन्होंने कहा रुक जाओ बना के ही दिखाते हैं। चुनौती को मान लिया गया भैया। ठीक है, बर्कनहेड की स्वीकार किया और एक ऐसे संविधान की रचना की जाए जो भारत के हर दल को स्वीकार। ठीक है, सो इसके लिए 28 फरवरी 1928 की बात है, दिल्ली में एक सम्मेलन बुलाया गया सर्व दलों का, मतलब जो जो दल हुआ कर रहे थे, कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो, बाकी जितने भी स्वराज दल हो, सारे दलों को बुलाया गया और संविधान का प्रारूप बनाने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू, मतलब ये चाचा जी के पापा जी हैं, ठीक है, की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की, कितने सदस्यों की, 9 सदस्यों की एक समिति बनाई गई और इस समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप को ही संपूर्ण रूप से क्या कहा जाता है, नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार भी करी गई, लेकिन दिसंबर 1928 में, कब की बात है, दिसंबर, देखो यार ये तो फरवरी में चालू हुआ था, है ना, फरवरी के बाद जो लखनऊ वाला सम्मेलन हुआ उसमें मान लिया, लेकिन दिसंबर आते आते 1928 में कलकत्ता वाला जो सम्मेलन हो रहा था, इस पर बहुत सारी आपत्तियां उठाई जाने लग गई। इन आपत्तियों के कारण फिर क्या है, इसको लागू नहीं किया सांप्रदायिक समझौता, सभी समुदायों से संयुक्त निर्वाचक समूह का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव का सबसे बड़ी आपत्ति किसको हुआ कर रही थी, जिन्ना को हो रही थी, मोहम्मद अली जिन्ना। सो सबसे बड़ी इनको समस्या हो गई, सांप्रदायिक बात चल रही थी कि समझौता करो, सभी संप्रदाय मिलजुल के काम कर लेंगे, क्या ही समस्या है। तो अली जिन्ना कहते हैं कि यहाँ नहीं करना भाई साहब, तो वो वही तो समस्या आना चालू हो जाती है और इसीलिए इसको अस्वीकार कर दिया गया। फिर भैया क्या हुआ, फाइनली 3 गोल में सम्मेलन भी कराए गए, आनंद फानन में, लंदन में। ठीक है, जिसमें से 2 में तो भाई कांग्रेस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, 1 में किया, सेकंड वाले में। अब उसमें भी भैया गांधी जी क्या है, गुस्सा होके आ जाते हैं वापस, तो कोई फायदा निकलता नहीं है। हाँ, तीनों के तीनों गोल में सम्मेलन में अंबेडकर साहब बाकायदा पहुंच रहे थे और इनकी ये तन्मयता देख के क्या है, वहां के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनल्ड, वो थोड़ा सा सोचने लग गए कुछ कि यार कुछ तूफानी कर सकते हैं और उन्होंने सांप्रदायिक अवार्ड की घोषणा कर दी। उस सांप्रदायिक अवार्ड में क्या कर दिया कि भैया अभी हिंदू और मुस्लिम तो अलग हो ही गए थे, अब जो हिंदुओं में जो दलित हैं बाकी इनको भी हटा दिया जाए, अलग कर दिया जाए। सो उस सांप्रदायिक अवार्ड में उन्होंने क्या करा कि दलितों के लिए भी अलग से चुनाव की व्यवस्था की बात कर दी। अब गांधी जी चटक गए कि हैं भैया ऐसा तो होना नहीं चाहिए। पुणे की जेल में थे, यरवदा जेल में, तो उन्होंने अनशन चालू कर दिया कि नहीं भैया हमें ये मांग स्वीकार नहीं है ये वो। तो फिर अंबेडकर साहब से समझौता होता है, जैसे पूना पैक्ट कहते हैं, 1932 के आसपास की ये बात होती है, सितंबर 1932 में। और फिर चलो ठीक है, कांग्रेस के अंदर ही कुछ सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं दलितों के लिए, लेकिन अब यहाँ पे हिंदू हिंदू ही रहते हैं, मुस्लिम मुस्लिम हो जाते हैं, मतलब अभी और तोड़ फोड़ नहीं करी गई। कोशिश तो यही थी, लेकिन ठीक है, पूरी कोशिश तो वही कुछ थी, है ना। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1931 में, जिसके बाद दूसरी गोल में सम्मेलन में गांधी जी जाने को तैयार हो जाते हैं। ये वही सारी चीजें हैं जिसमें कुछ ऐसा फायदे की बात नहीं है। ठीक है, सो फाइनली क्या हो गया, एक श्वेत पत्र जारी किया गया जिसमें ब्रिटेन संसद की समिति ने, अब हुआ क्या कि भैया 1935 का अधिनियम आने वाला है, क्योंकि 1932 में हो गई सारी चीजें और लोग बाग गुस्सा भी होगा, तीसरे में फिर पार्टिसिपेट किया नहीं 1932 वाले में, दिसंबर वाले में। तो बस अब ब्रिटिश सरकार जो है घबराने लग गई, अपन ने संविधान की मांग तो कर ही दी थी, तो आनंद फानन में उन्होंने क्या करा, एक नया संविधान पूरा बना के दे दिया। कब, 1935 में। ये है 1935 का भारत सरकार या भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, सो 321 अनुच्छेद इसमें दिए थे, 10 अनुसूचियां इसमें उन्होंने बना के हमें दे दी थी। किसने, ब्रिटिश सरकार ने ही दे दिया कि लो भैया तुम ये संविधान लो, संविधान की मांग कर रहे हो ना, जब से हम बना के ही तुम्हें दे दे रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमें चाहिए ही नहीं है भाई, भारत का संविधान तुम कैसे बना सकते हो भाई साहब, भारत के लोग ही बनाएंगे ना, हमें मतलब ही नहीं है, हमें नहीं चाहिए ये संविधान। लेकिन क्या क्या था इसमें, बाद में जब हमने संविधान बनाया तो इसका 80% पोर्शन पूरा का पूरा उठा लिया, है ना। हम भी मतलब दोगले टाइप के लोग हो गए इधर पे। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य हो गया था, किंतु देशी रियासतों का शामिल होना किस पे, राजाओं की इच्छा पर निर्भर करता था।
संघ और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन भी किया गया था। साथ ही साथ विभिन्न विषयों पर 3 सूचियां बनाई गई जो आज भी हैं, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। 1919 के अधिनियम के द्वारा जो द्वैत शासन प्रणाली हुआ कर रही थी प्रांतों में लागू, उसे केंद्र में लागू किया गया और केंद्र सरकार के विषयों को ही 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसको संरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय कह रहे थे। संरक्षित विषय गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में था और हस्तांतरित विषय जो था वो मंत्री परिषद को सौंप दिया गया था। केंद्र में 2 सदनों की विधायिका स्थापित कर दी गई, उच्च सदन और निम्न सदन। राज्य परिषद उच्च सदन और केंद्रीय विधानसभा जिसको निम्न सदन कहा गया वो स्टैब्लिश कर दी गई। प्रांतों में भी द्वैत शासन जो चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया और प्रांतीय विधायिका को प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया। साथ ही साथ प्रांतीय विधानमंडल को अनेक शक्तियां और दे दी गई, जिसके अंतर्गत मंत्री परिषद को विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार भी बना दिया और वह एक विश्वास की जगह अविश्वास प्रस्ताव पारित करके उस सरकार को क्या कर सकता है, मंत्री परिषद को पदच्युत कर सकता था। विधानमंडल प्रश्नों के साथ साथ अनुपूरक प्रश्नों के माध्यम से भी प्रशासन पर नियंत्रण रख सकता था। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे करी गई हैं। साथ ही साथ इस अधिनियम के अधीन बर्मा मतलब आज का जो है म्यांमार कहला रहा है, आपने नाम सुना होगा तो म्यांमार भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा और सिंध नाम से 2 नए प्रांत भी बना दिए गए। इस अधिनियम द्वारा एक संघीय बैंक, फेडरल बैंक की बात चल रही है और एक संघीय न्यायालय जो पहले बन चुका था, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, लेकिन उसके बाद तब तक संघीय नहीं हुआ करता था, अब संघीय न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। ठीक है भाई साहब। इसके अलावा फिर फाइनली क्या हुआ कि हम जब आजाद होने की कगार पे थे तो फाइनली आजादी वाला अधिनियम आया जिसको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा जाता है, 1947। क्या हुआ उसमें? तो भैया माउंटबेटन उस समय हमारे गवर्नर जनरल या वायसराय कहलाते थे। ठीक है। सो माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के जो बिंदु है प्रमुख वो ये है कि भैया भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियनों की स्थापना की जाएगी, 2 नए देश बनेंगे। कब? आजादी के बाद, जो 15 अगस्त 1947 की तारीख को निश्चित किया गया। ठीक है। सो अब भारत क्या है कि भाई साहब भारत से पहले पाकिस्तान पड़ता है और आधे घंटे का समय रहता है। 15 तारीख तो रात के 12 बजे होगी, लेकिन पाकिस्तान में 11:30 बज रहे थे, तो उनका जो आज़ादी है वो कितनी तारीख को मानी जाती है? 14 अगस्त को। हम 15 अगस्त को ही मानते हैं। ठीक है। तो भैया वही चीज है, 15 अगस्त को 2 नए देश बना दिए जाएंगे। इसमें भारत का क्षेत्रीय विभाजन जो है भारत और पाकिस्तान के रूप में किया जाएगा। पूरा भारत था, उसको भारत और पाकिस्तान बना दिया गया। बंगाल और पंजाब में 2-2 प्रांत बनने का प्रस्ताव किया गया। बंगाल में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, तो पश्चिम बंगाल भारत में, पूर्वी बंगाल पाकिस्तान को दिया गया जो आज बांग्लादेश है। ऐसे पंजाब में पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी पंजाब मतलब जो पाकिस्तान का है और पूर्वी पंजाब हमारा वाला है। ठीक है। सो वो सारी चीजें। इसके अलावा पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्रों को छोड़ के ब्रिटिश भारत में सम्मिलित जितने भी प्रांत थे वो सब भारत में ही शामिल माने जाएंगे। पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, असम, ये सिलहट जिला है असम का, उसको पाकिस्तान में सम्मिलित किया जाना था। देखो भैया 17 प्रांत थे टोटल आजादी के पहले तक। 17 में से 11 प्रांत भारत को दिए गए पूरे, 3 प्रांत पाकिस्तान को दिए गए पूरे और बाकी के 3 प्रांत आधे दिए गए। ठीक है। तो ये आधे। चलिए नेक्स्ट, भारत में महामहिम की सरकार कहलाती थी हिज मजेस्टी, योर मजेस्टी, हिज मजेस्टी। ठीक है। सो इसका उत्तरदायी तब किसको? भारतीय रियासतों पर महामहिम का अधिराजत्व तो 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो जाएगा। मतलब भारतीय रियासतें अब फ्री है, अब वो चाहें तो भारत में मिल जाए, दोनों में से किसी में भी शामिल हो सकती थी, या पाकिस्तान में हो जाए या फिर प्रत्येक डोमिनियन के लिए पृथक गवर्नर जनरल होगा जिसे महामहिम द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये भी यहाँ पे रखा गया था, लेकिन बाद में फिर उसकी जगह हमने गवर्नर कर लिया, सीएम कर दिया। गवर्नर जनरल डोमिनियन की सरकार के प्रयोजनों के लिए महामहिम का प्रतिनिधित्व करता रहेगा। बाद में हटा दी गई ये सारी चीजें। प्रत्येक डोमिनियन के लिए पृथक विधानमंडल होगा। ऑब्वियस सी बात है कि हर राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जिसे विधियां बनाने का पूरा अधिकार होगा और ब्रिटिश संसद उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है। तो ये सारे प्रमुख थे। और क्या दे दिया था? डोमिनियन की सरकार के लिए अस्थायी उपबंधों के द्वारा दोनों संविधान सभाओं की संसद का दर्जा डोमिनियन विधानमंडल की पूर्ण शक्ति प्रदान कर दी गई। किसको? वो जो संविधान सभा थी उनको।
इसमें गवर्नर जनरल को एक्ट के प्रभावी प्रवर्तन के लिए ऐसी व्यवस्था करने हेतु जो आवश्यक हो तथा समीचीन प्रतीत हो अस्थायी आदेश जारी करने का प्राधिकार भी दिया गया। यानी पुराने जो भी आप चाहो तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन हटा सकते हो। इसमें सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की सेवाओं तथा भारतीय सशस्त्र बल, ब्रिटिश स्थल सेना, नौसेना और वायुसेना पर जो महामहिम की सरकार का अधिकार क्षेत्र था या प्राधिकार था वो जारी रहेगा, शर्तें निर्दिष्ट की गई थी ऐसी कुछ। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 14 और 15, 14 पाकिस्तान के लिए, 15 भारत के लिए, 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन कर दिया गया। और इस प्रकार भारतीय संविधान की बहुत सी संस्थाओं का विकास संवैधानिक विकास के लंबे समय में हुआ है, जिसकी चर्चा हमने कर चुकी है कि भैया कैसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से आखिरकार 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम तक अलग अलग प्रकार के प्रावधान किए गए, क्या क्या चेंजेस किए गए, कैसे हम भैया शासन करने की उस व्यवस्था तक उतर पाए, है ना। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण संघीय व्यवस्था का है। भारत में संघ को बनाया गया है, यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा 1916 के लखनऊ समझौते में स्वीकार की गई थी। क्या की गई थी कि संघीय व्यवस्था होनी चाहिए। साइमन कमीशन ने भी संघीय व्यवस्था पर बल दिया था और 1935 के अधिनियम में संघीय व्यवस्था की स्थापना भी करी गई थी, जिसमें प्रांतों के अधिकार ब्रिटेन के क्राउन द्वारा प्राप्त हुए थे। और भारत जब स्वतंत्र हुआ तब राष्ट्रीय आंदोलन के नेता संघीय व्यवस्था के लिए वचनबद्ध हो चुके थे। संघीय व्यवस्था जो कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों को परिभाषित करती है, भारत में बिल्कुल भी अपरिचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं ना संसदीय व्यवस्था के बारे में, है ना। इस तरह भारतीय संविधान निर्माताओं की बुद्धिमानी और सूक्ष्म दृष्टि, समझदार लोग थे भाई साहब, और कालक्रम में विकसित संस्थाओं और कार्यविधियों का एक बहुत ही अपूर्व सम्मिश्रण कहलाता है। ठीक है, तो इसके बाद ही हमने भारतीय संविधान बनाना, बात तो नहीं है, शुरुआत तो पहले ही कर दी थी हमने, है ना। कब से शुरुआत कर दी थी? 1946 में हमने संविधान बनाने की शुरुआत कर दी थी, पहली बैठक के साथ ही। तो पहली बैठक हमने कब देख ली थी? 9 दिसंबर 1946 को। और फाइनली संविधान बन के 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, जिसमें बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा टोटल संविधान बनने में। ठीक है, और इसके बाद फाइनली इसको लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। सो वो सारी प्रक्रिया हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कैसे क्या संविधान बना, क्या हुआ, ये चीजें समझ में आ गई। अब संविधान में कैसे क्या बना, क्या हुआ, कहाँ से लिया गया था, कितने भाग है, कितनी अनुसूचियां हैं, इन सारी चीजों की क्या क्या विशेषताएं हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.